नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लगातार हमारी नजर बनी हुई है अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन और सबसे अहम दिन, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज उनकी मुलाकात होनी है। भारतीय वक्त के मुताबिक बताया जा रहा है रात 8:30 बजे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का पहला पड़ाव पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। दूसरा दिन पाकिस्तान पर शायद और भारी पड़ेगा, क्योंकि कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जैसे पाकिस्तान को नसीहत दी मोदी से मुलाकात के बाद, शायद बाइडेन से मुलाकात के दौरान उस पर कोई बयान सामने आ जाए, औपचारिक कोई स्टेटमेंट दोनों पक्षों की तरफ से आए। इधर पाकिस्तान तालिबान में दूरियां दिखने लगी हैं। पाकिस्तान की दखलंदाजी से तालिबान भड़का हुआ है और उसको आंखें दिखाने लगा है। चीन भी एशियाई देशों में शांति बहाल करने की वकालत करने लगा है। यानी मोदी के अमेरिका दौरे से पूरा माहौल बन चुका है। अब बस 3 अहम बैठकें बची हैं जो शायद नए वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा तय करने वाली हों। बाइडेन से मुलाकात, क्वाड की बैठक और UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी का संबोधन। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी क्या करेंगे ऐलान, क्या होगी, किस तरह की बातचीत होगी मोदी और बाइडेन के बीच में, क्या होगा एजेंडा पर। अगर हम उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान को लेकर काफी कड़े शब्दों का प्रयोग किया कमला हैरिस ने और कहा कि वो आतंक को रोके, आतंकियों को शील्ड करना बंद करें, क्योंकि इससे अमेरिका और भारत जैसे देशों की सुरक्षा को खतरा है और पाकिस्तान को यह करना होगा। इतने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को अगर समझाया है कमला हैरिस ने औपचारिक स्टेटमेंट में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज जब बाइडेन और मोदी आमने सामने होंगे, पहली वन ऑन वन उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों की तरफ से आएगा, उसमें आतंक यानी टेररिज्म, तालिबान, अफगानिस्तान, इस पूरे इलाके को लेकर कुछ अहम ऐलान हो सकता है। क्वाड देशों की बैठक से पहले ही अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि वो पीएम मोदी की आतंक के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान पर लगाम लगाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हैरिस ने आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने माना कि आतंकी गुटों को इस्लामाबाद से संरक्षण समर्थन जो मिल रहा है उस पर लगाम कसने की जरूरत है। साथ ही पाकिस्तान की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। आतंकियों को पाकिस्तानी मदद पर लगाम जरूरी, यह कहना था हैरिस का। कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात की आज सुबह कहें या अमेरिका में कल रात। तो हैरिस की पाकिस्तान को नसीहत, भारत दशकों से आतंक से पीड़ित रहा है, अमेरिका की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से। इसलिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी गुटों पर नकेल कसे, लगाम लगाए। कमला हैरिस से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे
कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं बात करने के लिए। मेरे साथ दीपक वोरा हैं, पूर्व राजनयिक, जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं, मंजू सेठ पूर्व राजनयिक जुड़ी हुई है, संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमेरिका कैलिफोर्निया से सीनियर जर्नलिस्ट नेहा पंत हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं संजीव त्रिवेदी के पास चलूंगी। संजीव, कमला हैरिस के साथ मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट आया, कड़े शब्दों में अमेरिका ने जो पाकिस्तान को समझाया कि भाई सुधर जाओ, आतंक को लगाम लगाओ, नकेल कसो, नहीं तो सही नहीं होगा, नसीहत दी कमला हैरिस ने। उससे आज की जो बाइडेन मोदी की मुलाकात और बातचीत होनी है, उसका एजेंडा नंबर 1 तो कम से कम स्पष्ट होता दिख रहा है कि वॉर अगेंस्ट टेरर, आतंक, तालिबान और आतंक की समस्या इस पूरे इलाके में सबसे ऊपर रहने वाली है इस बातचीत में। शीतल, ये आप भी मानेंगी कि दरअसल आज की तारीख में भारत जो सुनना चाहता था, कमला हैरिस ने वो बातें कही हैं, लेकिन क्या यही एजेंडा नंबर 1 है? इस पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि भारत आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके संदर्भ से आतंकवाद की जो बातें हैं उसको सुनना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है हकीकत? अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर चुका है, उसके लिए वो चैप्टर धीरे धीरे क्लोज हो रहा है और एक नया चैप्टर है उसके सामने जो खुला हुआ है, और वो है इंडो पैसिफिक का। तो ये एजेंडा सेट किया गया अमेरिका के द्वारा कि वो भारत को खुश करता है, वो कह करके जो भारत सुनना चाहता है। लेकिन आज की जो बैठक होने जा रही है वो अपने आप में क्वाड और खासतौर पर चाइना को बैलेंस करने का जो एक सीरियस बिजनेस है, बहुत ही गंभीर स्टेज में वो पहुंच गया है, उसको लेकर के है। अब देखिए कि भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि जहां उसको पाकिस्तान और चीन दोनों की चुनौतियां अपने बॉर्डर पे फेस करनी पड़ती हैं, पाकिस्तान को लेकर के एश्योरेंस जो है वो करीब करीब मिलने लगा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन चीन को लेकर के भारत की जो अपनी चिंताएं हैं, शायद आज वो सबसे ज्यादा एड्रेस होने वाली है। अगर मुलाकात हम जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की करें उसकी बात, या फिर हम क्वाड की बात करें। आप याद करिए शीतल कि जब राष्ट्रपति बने बाइडेन, उनको कुछ सप्ताह बीते थे और उन्होंने एक वर्चुअल बैठक क्वाड की बुला ली थी मार्च के महीने में, जनवरी में तो वो राष्ट्रपति बने ही थे, और उसके बाद देखिए इन पर्सन मुलाकात हो रही है। तो ये जो चाइना को बैलेंस करने का एक बिजनेस है, जिसमें अमेरिका बहुत ज्यादा गंभीर है। सप्ताह भर पहले ऑकस बनता है वो ग्रुपिंग, जो कि एक मिलिट्री पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके के बीच में, उसके तुरंत बाद यूके, और आज की तारीख में एक स्थिति बनने जा रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि या तो आप चीन को चुनेंगे, नहीं तो आप अमेरिका को चुनेंगे। और एशिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एक तरफ वेस्ट है, दूसरी तरफ चाइना है, और भारत एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में आ गया है ये मामला। और आज लगता है सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होने वाली है वो ये कि क्वाड जो है वो क्या बड़ी तस्वीर बनाता है। ठीक है, मैं नेहा के पास चलती हूँ, कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ी है नेहा। जो बायलैटरल होने वाली है, द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है, पहली 1-on-1 इन पर्सन जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की, वहां पर क्या चर्चा है अमेरिका में, क्या रहने वाला है एजेंडा नंबर 1? देखिए, सबसे नंबर 1 एजेंडा तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना अभी बहुत ज्यादा हेडेक बना हुआ है, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और अमेरिका के लिए। चाइना की एक हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी, और उसमें से एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन हो जाता है कम्युनिज्म का भी। अब ये जो इनकी अपनी जो एक्सपेंशनिस्टिक स्ट्रेटेजी है, ये ना केवल लैंड बॉर्डर्स तक सीमित है, बल्कि ये पूरा जो मरी टाइम, जो पूरा जो ट्रेड चलता है, इंडो पैसिफिक ओशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए सारे मुल्क चाहते हैं कि वो फ्री रहे, ओपन रहे और एक फ्री और ट्रांसपेरेंट ट्रेड रहे, तो चाइना उसको
मोनोपोलाइज करना चाहता है। अब जापान का एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें कोई सिर्फ एक वो वोल्केनो है जो सोया हुआ है, बट वो किसी यूज का नहीं है, बट चाइना स्टिल क्लेम्स करता है क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो एक पर्टिकुलर लैंडमास को क्लेम कर लेगा तो वो उस एरिया के पूरे समुद्र का जो वर्चस्व है वो उसको करेगा और उस पर बेसिकली चाइना मोनोपोलाइज कर लेगा ट्रेड को भी। तो इससे हर कोई परेशान है, डरा हुआ है, एंड दे डोंट वांट कि चाइना की मोनोपोली ट्रेड में भी रहे। तो बेसिकली वो हर किसी को, चाहे वो रशिया हो लैंड बॉर्डर को लेके, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये सब लोग मिलकर चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे चाइना को कंटेन किया जाए। उसके अलावा दूसरी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहती है, आप जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पे देना नहीं चाहूंगी, बिकॉज राइट नाउ we all have bigger fishes to fry। तो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान इरिटेंट का काम करता है इंडिया के लिए, नो डाउट। बट लेकिन पाकिस्तान हमारे यानी भारत के लिहाज से तो नेहा काफी अहम है, अमेरिका के लिहाज से शायद अमेरिका अभी उसे इग्नोर कर रहा है या उतना नहीं उनके लिए वो अहम है, लेकिन भारत के लिहाज से वो बहुत अहम है क्योंकि जिस तरह का आतंक का एक्सपोर्ट पाकिस्तान लगातार करता है और अब अफगानिस्तान के माध्यम से भी करने वाला है, करेगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, और मैं आपसे 100% इस बात को लेकर सहमत हूं और ये बात बहुत बड़ी। लेकिन एक बात मैं आपको वही बता दूं, अगेन पाकिस्तान इज इरिटेंट, उसको मैं डिस्काउंट बिल्कुल नहीं कर रही हूं, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से पाकिस्तान को अबैंडन कर देता है, जो कि वो करेगा नहीं, कैरेट एंड स्टिक वाली सिचुएशन रहेगी कि डांट डांट के बार बार लाइन में लाने की कोशिश होगी, और मे भी इसका कंक्लूजन आने वाले समय में निकलेगा कि पाकिस्तान को कैसे कंटेन किया जाए। लेकिन उसके पहले मेन कंसर्न यह है कि जाके पाकिस्तान फटाफट चाइना की गोद में ना बैठ जाए, क्योंकि आपको पता है चाइना जैसे अमेरिका पाकिस्तान को एड देता है, सऊदी एड देता है, लेकिन चाइना उधार देता है, और किस इंटरेस्ट रेट पे देता है इसका एग्जांपल तो आपको श्रीलंका का डिजास्टर हम सबको पता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि डेफिनेटली रेडिकलाइजेशन अभी केवल इंडिया में ही नहीं, यूएसए में, यूरोप की कंट्रीज में, अमेरिका में इतना बड़ा इश्यू बन चुका है, लाइक इतना ज्यादा यूरोपियन सोसाइटी रेडिकलाइज हो चुकी है कि इवन जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे अब इस रेडिकलाइजेशन को कॉम्बैट किया जाए, क्योंकि अपने लोगों से ज्यादा डर उनको इन यूरोपियन रेडिकल्स का है। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान पे नकेल कसी जाएगी, लेकिन उसके अलावा सबसे बिगर फिश इज द चाइना, जिसको कोशिश किया जाएगा कि कंटेन किया जाए। बिल्कुल, वो अमेरिका के लिहाज से उनके लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे लिए भी चीन चुनौती है, हमारे भी बॉर्डर्स पे चीन इरिटेंट के तौर पे अक्सर कार्य करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान हमारी उससे भी बड़ी चुनौती और अफगानिस्तान। दीपक वोहरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, आपके मुताबिक जो महामुलाकात, जो मेगा मीटिंग होने जा रही है 1-on-1 बाइडेन और मोदी की, उसमें एजेंडा नंबर 1 भारत के लिए तो कम से कम टेररिज्म, पाक स्पॉन्सर्ड अफगानिस्तान की जमीन से ये होना चाहिए और होगा भी। आपको क्या लगता है? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है अपने शानदार चैनल में शामिल होने का, आपसे सीखने का, और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं, खासतौर से मेरे 2 सहयोगी विदेश मंत्रालय से, इनका ज्ञान, इनका तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। सवाल ये उठता है मैम, सबसे पहले जो आपने पूछा है कि मेन जो बायलैटरल टेक अवे है वो क्या है, नरेंद्र मोदी क्यों है अमेरिका में सितंबर 2021 में इतनी जल्दी, जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन का पहला टर्म अभी शुरू ही हुआ है? क्या वो क्वाड समिट के लिए गए हैं या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन के लिए? हाँ, टाइमिंग जरूरी है कि यूएनजीए के लिए गए। यूएनजीए में मैम बहुत स्पीचेस दी जाती हैं, उसके बाद यूएन के रिकॉर्ड्स में चला जाता है, किसी को याद नहीं रहता। मुझे कई साल हो गए, 48 साल डिप्लोमेसी में, जो भी विजिट होती है बायलैटरल, हम कहते हैं वाह वाह, अब एक नया चैप्टर शुरू होगा, ढेर सारी डोमेस्टिक मीडिया कवरेज होती है, और फिर जो जोश होता है, याददाश्त होती है, वो फिर धीमी पड़ जाती है, धुंधली हो जाती है। लेकिन एक आपने शब्द अभी इस्तेमाल किया था मैम, एक वाक्य, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद योर नॉलेज, आपने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। जी, आज क्या है, जो पुराना ऑर्डर वो मर रहा है और नया वाला जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी तक वो धरती मां के गर्भ में है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और दुनिया की जो 2 सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेसीज हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स, ये दोनों अगर साथ मिले तो वो नया वर्ल्ड ऑर्डर आपके सामने आएगा। 2400 साल पहले, आपने इस व्यक्ति का नाम सुना होगा, आप इतनी बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि स्वार्थ के बिना
कोई दोस्ती नहीं होती। हमारा स्वार्थ क्या है? कंजंक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आज विश्वास है, कोऑपरेशन है, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कमर्शियल, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पेस। इसीलिए जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, हमारी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप में बनेगा। मैम 1 मिनट मुझे और दे दीजिए। आज जो रिश्ता है, संबंध है, वो भिखारी दानी का नहीं है। मुझे याद है 1966, आपका जन्म नहीं हुआ था, मेरा हुआ था। मिसेस गांधी गई थी अमेरिका अनाज मांगने, और एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने लिखा भारत की प्रधानमंत्री भीख मांगने आई हैं, और एक अमेरिकन मंत्री ने एक बयान दिया कि आप लोग बच्चे पैदा करते हैं, अनाज नहीं पैदा कर सकते। आज तो हमारे पास दोनों की टेक्नोलॉजी है, बच्चे भी हम पैदा करते हैं और अनाज भी पैदा करते हैं। आज क्या है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका ये समझ चुका है कि अब मैं दुनिया का अकेला रैम्बो नहीं रह सकता, दादा नहीं है, बहुत महंगा है। अगर मुझे डेमोक्रेटिक लिबरल वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, मुझे एक पावरफुल दोस्त चाहिए, और वो पावरफुल दोस्त भारत है मैम। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री वहां गए हैं, और आज आप देखेंगे ये महामारी के बारे में बात करेंगे, जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पीछे अंडरलाइन सब कुछ होगा ये एक बहुत ही गंदा सिस्टम, जिसे आप कम्युनिस्ट चाइना कहते हैं, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। हम मिलके उसे लौटा देंगे। बिल्कुल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जेके त्रिपाठी, एक पावरफुल एलाय के तौर पर अमेरिका भारत की ओर देख रहा है, ये मानना है, ये कहना है वोरा जी का। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर ऐसा है तो फिर हम ऑकस का हिस्सा क्यों नहीं है? देखिए शीतल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी कहा जा सकता था, एम्बेसडर वोहरा ने, जो मेरे सीनियर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कह दिया है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि भारत ऑकस का मेंबर क्यों नहीं है, तो देखिए ऑकस सोली एक्सक्लूसिवली डिफेंस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसका एकमात्र पर्पस है, एक तो वो व्हाइट मैन्स ऑर्गेनाइजेशन है टोटली, और दूसरे आज के दौर में भी व्हाइट मैन, ब्लैक मैन, ये सब दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज ये है कि ये बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए डिफेंस कोलैबोरेशन बनाने के लिए किया गया है। क्वाड जो है, क्वाड का रेंज बड़ा है, क्वाड का कैनवास बड़ा है। और आप एक चीज ये भी देख लीजिए कि ऑकस में क्या है कि ऑकस में डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है। हमारे यहाँ क्वाड में कोरोना वैक्सीन है, क्लाइमेट चेंज है, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, और हमारे यहाँ आईपी भी है, और हमारे यहाँ टेररिज्म भी है। हमारे यहाँ का मतलब कि क्वाड में, जिसमें हम मेंबर हैं, तो हमें ऑकस को इतना भाव देने की जरूरत भी क्या है? अभी आप देखिए ऑकस में बहुत बवाल मचा कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने की पेशकश की है, जिससे फ्रांस खफा है। लेकिन आप एक चीज ये जानिए कि ये न्यूक्लियर सबमरीन 2040 में मिलेगी। अगले 19 साल में 4 राष्ट्रपति अमेरिका के बदले जा सकेंगे, बदले जाएंगे। तब तक पता नहीं क्या होता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस कैसे होते हैं। तो इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो जिसको संस्कृत में कहते हैं ना, दीर्घ सूत्री विनश्यन्ति, जो बड़ी लंबी प्लानिंग में होती है, वो खराब हो जाती, खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऑकस बनने से तो हम कुछ ज्यादा परेशान हो। हमारी क्या उम्मीद हो इस बायलैटरल से? अभी मेरा फोकस पूरा बाइडेन मोदी बायलैटरल पर है। देखिए, बायलैटरल से हमारी ये उम्मीद होगी कि हम एक तो तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इससे और टेररिज्म, इसमें हम ये बता सकेंगे कि चारों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनको एक से अलग करके दूसरे को नहीं देखा जाए। लेकिन एंटनी ब्लिंकन तो तारीफ कर रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल की। आप संजीव ने आज ही सुबह ये खबर दी। तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ दिन में देखिएगा कि वो तारीफ किस चीज में बदल जाती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी नहीं हो, क्योंकि अब यूएस को इतने सालों के बाद, 40 सालों के बाद ये अंदाजा होने लगा है कि पाकिस्तान की उपयोगिता उसके लिए कितनी कम रह गई। और जैसा कि वोरा साहब ने कहा, हर जगह अपने स्वार्थ की बात होती है। अगर यूएस के लिए पाकिस्तान की उपयोगिता कम होती जाएगी, तो यूएस को क्या पड़ी है कि वो वहाँ पर पैसे अपने
इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान को सहायता दे, और ऐसी सहायता जिसके नाम पर पैसा ले करके और पाकिस्तान ने आतंकवाद को ही बढ़ावा दिया है, जन्म दिया है, पाला पोसा है। खैर, जो हमारी बात है, एक मुझे लगता है एक तो और बड़ी चीज होगी, API या जो रॉ मटेरियल है वैक्सीन के लिए, उसका अभी मामला सुलझा नहीं है, उसके लिए बात की जाएगी। ईरान के लिए बात की जाएगी कि ईरान से अगर हमें तेल लेने के लिए ऊपर प्रतिबंध लगाने का वो न दिया जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। चौथा, रूस से जब हम S-400 ले रहे हैं, उसमें अमेरिका पहले ही कह चुका कि रूस से S-400 लेने वालों पर प्रतिबंध लगाएंगे। हमको ये कोशिश करनी होगी कि वो उसके एम्बिट में न रहे। बॉर्डर टेंशन जो हमारी चीज हमें अभी छेड़ा नहीं है उस बारे में अमेरिका ने। नहीं, छेड़ा नहीं है, लेकिन बात हो सकती है वहां, इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमको बॉर्डर एरिया के लिए जो हमारी रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है US के साथ, उसके लेवल को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। जी, ये चीजें हैं बड़ी। एम्बेसडर वोरा रिएक्ट करना चाहते हैं। मंजू जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ, और संजीव आपके पास। एम्बेसडर वोरा रिएक्ट करना चाहते हैं, आइए एम्बेसडर वोरा। एम्बेसडर त्रिपाठी ने कहा बिल्कुल सही है। ये जो दो बड़ी चीजें हम बात करेंगे कि पैंडेमिक को कंट्रोल करें और क्लाइमेट चेंज को, उसके लिए मुझे हथियार नहीं चाहिए मैम, ये आप समझ लें। आई डोंट नीड वेपन्स टू डील विद द पैंडेमिक, मुझे बंदूकें नहीं चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज है बंदूकें नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, जिसके बारे में PM साहब भी बात करते रहते हैं, उसके लिए मुझे फ्री एंड ओपन सी लेन्स चाहिए, जिसके लिए मुझे हथियार चाहिए। और मुझे क्यों हथियार चाहिए? क्योंकि एक डाकू वहां पे है हमारे इलाके में, उसका नाम चाइना है। अगर ये हम बात समझ लें तो आप ऑकस को भी देखेंगे। ऑकस में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई हमला होगा तो तीनों देश इकट्ठे लड़ेंगे। अभी तक तो जो बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने की 15-20 साल लगेंगे इनको आने में। तो ये तो सिर्फ एक अग्रीमेंट है इस समय, डिफेंस पैक्ट एज सच, नेटो की तरह ये डिफेंस पैक्ट नहीं है। सबसे अहम बात मैम ये है, जो आज बातचीत होगी उसमें ये कहेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हमें सप्लाई चेन्स चाहिए, हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए। जिन 5 कंपनीज के साथ PM साहब ने बात की है इंडिविजुअली, वही कंपनियां हैं जिनके पास क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत को चाहिए। 5 की 5 ऑलरेडी हमारे देश में। मैम, मैं कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ डील कर चुका हूं। दिस मैन नरेंद्र मोदी भारत का सबसे अच्छा सेल्समैन है, और इसने उनको बता दिया है कि आपकी कैपिटल और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत में सुरक्षित है, चीन में नहीं है। हम किसी प्रकार का दबाव आप पे नहीं डालेंगे। प्लीज गिव योरसेल्फ 3 इयर्स। मेरी तो एक्सपायरी डेट आने वाली है, आप जवान हैं, आप देखेंगे कि 3, 4, 5 साल में किस तरह से भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है। और फाइनली जो आज का रिश्ते हमारा जो संबंध है अमेरिका के साथ, 1960s में मैम एक जेंडर रेवोल्यूशन, जिसे हम सेक्सुअल रेवोल्यूशन कहते हैं, अमेरिका में हुआ था। तो महिलाओं ने सिगरेट पीने शुरू किए। वर्जीनिया टोबैको कंपनी, त्रिपाठी साहब बड़े पतले सिगरेट बनाते थे औरतों के लिए, और उनकी कैच लाइन थी, you've come a long way baby. So India-America relations, you've come a long way, baby. You've come a long way and India has a long way to go. आपकी बातचीत से तो ऐसा ही लग रहा है। मंजू जी, आप इससे सहमत हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अगले आने वाले कुछ साल में दुनिया देखेगी? चीन की वो पोजीशन जो है, चीन को उस पोजीशन से हटाकर भारत उस पोजीशन पर काबिज होगा? कोशिश तो उसी तरफ है, क्योंकि जैसे हमारे दोनों सीनियर एम्बेसडर्स ने कहा है, एम्बेसडर त्रिपाठी और एम्बेसडर वोरा ने, कि इंडिया के लिए बहुत ही ये अहम बातचीत है इस वक्त, और मीटिंग है, और सारी दुनिया की नज़र है इस पे। और इंडिया ने ऑलरेडी पॉलिसीज पुट इन प्लेस कर दी हैं, फ्रॉम मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसीज पुट इन हुई हैं, पुट इन प्लेस, इसके तहत। और अगर ये कंपनीज वहाँ से, US की कंपनीज को जो PM ने इंडिविजुअली उनके CEO से मुलाकात की है, उनका जो निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आई एम श्योर की होगी। तो इन सब चीज़ों से इंडिया का बहुत ब्राइट चांसेस है। और अगर हम ईज ऑफ बिजनेस भी और इम्प्रूव कर दें तो ये कंपनीज जरूर आएंगी हमारे कंट्री में। और हमारा जो सप्लाई चेन जो वहाँ पे इस वक्त चाइना से बहुत इंटरलिंक्ड है, क्लोजली इंटरलिंक्ड है वर्ल्ड का, वो हमारी तरफ आएगा। और क्योंकि सारी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं जो इस वक्त हैं, वो भी देख चुके हैं उनका क्या
आईपी का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कैसे मिसयूज हुआ है चीन में, तो वो सब देख रहे हैं कि इंडिया हमें वैसे ही फैसिलिटीज और फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे तो हम अपना निवेश और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करें। बिल्कुल, लेकिन इस सब के लिए संजीव के पास चलती हूँ। संजीव, इस सब के लिए जरूरी है एक सुरक्षित माहौल, और कमला हैरिस ने भी यही कहा कि अमेरिका की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, आतंक से ये हमारी प्रायोरिटी है। तो इन सब के लिए जो हम एक आगे का विजन देख रहे हैं, भारत के लिए देख रहे हैं, दुनिया के लिए देख रहे हैं, वो उसमें सुरक्षा बेहद अहम पहलू है। तो इसके लिए तो जरूरी है कि अमेरिका आतंक को लेकर पाकिस्तान को एकदम मतलब ल्यूकवार्मली ट्रीट ना करे, उसको पुरजोर और जोरदार तरीके से उसको कहे कि भाई अब आप करिए जो आपको करना है, डिलीवर करिए, आप अफगानिस्तान का पीछा छोड़िए। देखिए, जब आप शीतल नाम लेती हैं सुरक्षा का, तो फिर आप उसी ब्रेथ में नाम लेती हैं पाकिस्तान का। यानी कि हमारे लिए सुरक्षा और पाकिस्तान, ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं एक कोटर्मिनस बन गए हैं, ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे के बाद आते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि पाकिस्तान जो है सुरक्षा के लिहाज से उस प्रॉब्लम का एक छोटा पार्ट है, जिसका कि एक बड़ा एनवेलप जो है वो चाइना है। आखिर पाकिस्तान किसके गोद में बैठता है? चीन के ही तो गोद में बैठता है। उसे मदद कौन करता है? चाइना ही तो करता है। और उसके आर्थिक हित जो है चाइना के, वो पाकिस्तान में भी हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और अब अफगानिस्तान में भी हैं। यानी कि चीन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मत भूलिए पिछले साल क्या हुआ, हमारे 15 सिपाही मारे गए, हमारे जवान मारे गए। आज भी हमारी ज़मीन पर कुछ इलाकों में डेप्सांग में बैठा हुआ है चीन, और उसे कंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जब प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ बैठेंगे, आपको यहाँ इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मन में ये सवाल है कि चीन को तो दुनिया देख ही रही है, उसको कंटेन करने के लिए ऑकस, तमाम तरह के ग्रुप्स, पूरा यूरोपीय समुदाय, अमेरिका खासतौर से चीन के पीछे तो लगे ही हैं ये लोग। लेकिन हमारे लिए तो इमीडिएट कंसर्न हमारा पड़ोसी है ना, चीन तो है ही है, वो तो उसको हम इग्नोर नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान को इतना सीरियसली नहीं ले रहा अमेरिका, इसलिए अमेरिका के कान में ये पहुंचवानी बात बहुत जरूरी है कि भाई जरा गंभीरता से इनको झकझोरिए। आप ये जो कह रही हैं, इसमें आप प्रायोरिटी में आप पाकिस्तान के साथ चीन को भी रखें। पाकिस्तान और चीन बराबर के हिस्सेदार हैं भारत को डिस्टर्ब करने में। और याद करें आप, जिस तरह से हमारी ज़मीन पर चीन चढ़ा हुआ है, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले साल का दंश झेला है, उसे कहीं ना कहीं जवाब देना है। और आज की तारीख में जब जो बाइडेन की अपनी जो सरोकार हैं, उनकी जो अपनी प्राथमिकताएं हैं, उसमें भारत की प्राथमिकताएं मिल गई हैं। ये जो प्रोजेक्ट है शीतल, चीन को कंटेन करने का, ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया अमेरिका ने। जॉर्ज बुश, ओबामा, ट्रंप और उसके बाद अब जाकर के जो बाइडेन। और हम ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि जो एशियन जियोपॉलिटिक्स है, इसको रीडिफाइन करने की कोशिशें अमेरिका बहुत दिनों से कर रहा है। भारत उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। और हम अगर चीन को कंटेन करते हैं, चीन को कंट्रोल करते हैं, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान और उसके आतंक को भी कंट्रोल करने में हमें सफलता मिलेगी। और शायद ये पर्सपेक्टिव आज सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के दिमाग में होगा जब वो जो बाइडेन से बात करेंगे। जी, जे.के. त्रिपाठी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इस पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है। इसलिए छोटा पहलू है कि पाकिस्तान की नीति क्या है हम जानते हैं। पाकिस्तान की नीति जो है एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी है, और उसके लिए वो उसका एक ही वन पॉइंट एजेंडा रहता है कि वो हिंदुस्तान की बुराई करे और हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी करता हो करता रहे। लेकिन हमें ये पता है कि पाकिस्तान कब क्या कदम लेने वाला है। चीन के साथ ऐसा नहीं है। चीन की पॉलिसी थोड़ी सी रहस्य में होती रही है, लेकिन अब हम चीन की पॉलिसी को भी अब दुनिया डिकोड करने लगी है, इस रहस्य को। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि चीन को चारों ओर से घेरा जाए, सिर्फ भारत की ओर से नहीं। अब अभी भी देखिए घेरा गया है तो क्या हुआ, चीन का व्यवहार अब एक हिंसक जख्मी जानवर की तरह हो रहा है। हाँ, तो ये तो उल्टा असर हो रहा है ना। हाँ, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर टटोलने की कोशिश करता है, वो कर रहा है। कभी हांगकांग में, कभी इनर मंगोलिया में, कभी लद्दाख में, कभी तिब्बत में। तो ये साइकोलॉजी समझ के अब हमको ये करना चाहिए कि चीन के ऊपर जो दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने और बढ़ाने में हम सफल हो रहे हैं, उसको सस्टेन करना चाहिए, उसको लगातार बनाए रखना चाहिए,
ताकि उसी से फिर अगर जैसे त्रिवेदी जी ने सही कहा कि अगर हम चीन को कंटेन कर लेंगे तो पाकिस्तान, उनके आका के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान भी कंटेन हो जाएगा झक मार। लेकिन पाकिस्तान को तो पैसा सप्लाई होता है, अमेरिका तो फंड्स दे ही रहा है ना, देता ही है। एक ही ब्रेथ में वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी करते हैं। आज ही की आप उदाहरण ले लीजिए, नेहा मैं आपके पास आती हूँ, आपको जोड़ना चाह रही हैं। आज ही का आप उदाहरण ले लीजिए, एक ही सांस में कमला हैरिस भारत को कहती हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष कहती हैं कि पाकिस्तान को आतंक को रोकना चाहिए और पाकिस्तान को स्ट्रांगली उन्होंने इंडाइट किया। दूसरी तरफ उसी सांस में उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कहते नहीं भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका नहीं ले रहा गंभीरता से, उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लेकर कुछ गंभीर रवैया अमेरिका को इख्तियार करना चाहिए। नेहा पंत, चीन एक लार्जर बिगर प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एज एन इरिटेंट वो छोड़ देते हैं हमारे पीछे। नेहा जी, पहली बात तो शीतल कंप्लीटली अग्री कि पाकिस्तान को कंटेन करना बहुत जरूरी है, पर हमें एक बात भी याद रखनी होगी कि पाकिस्तान को हमने वॉर में न केवल हराया है बट बहुत बुरी तरीके से हराया है। और अभी भी जिस तरीके से हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी राइट नाउ इतना मजबूत है, हमारा इंटेलिजेंस इतना मजबूत है कि उन पे हम नकेल कर सकते हैं। पर अभी आने वाले टाइम पे ना, अभी ये जो वॉर चल रही है ये बहुत टेक्नोलॉजी के लेवल पे बहुत ऊपर जा चुकी है। अभी हम किस तरीके की वॉर से जूझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो इंडिया के अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से किया जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देखती हूँ कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो हम इतने पिछड़े हुए हैं कि हमने वर्ल्ड मीडिया में अपना कुछ स्टैब्लिश किया ही नहीं है। अब आप देखो ना, कतर जैसा नेशन है, अल जजीरा उन्होंने स्टैब्लिश किया है। केवल कतर के शार्स के अलावा दे प्रिंट एवरीथिंग, उनको पूरी फ्रीडम है और वो प्रोपागेंडा फैलाने में भी अव्वल है। बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं जो प्रोपागेंडा में टॉप रैंक हासिल करते हैं। तो पहली तो हमारे पास जो अभी वॉर की सिचुएशन है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिससे इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम देख रहे हैं आए दिन होने वाले प्रोटेस्ट में, जिसमें हमारी इकोनॉमी को, हमारे लोगों की डेली लाइफ्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी। अभी यूएसए में टॉप कुछ कंपनीज हाईजैक हुई है। बताया जाता है कि वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी है, लेकिन उनका कवर कुछ और है। तो जब आप ये सोचिए कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इतना तगड़ा हो चुका है और ये काम कौन कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। और वही मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपका जो दुश्मन है वो कमजोर है, यानी कि उसके पास फंडिंग नहीं है, तो आप उसको कम सीरियसली लेते हैं। लेना नहीं चाहिए बट कम लेते हैं। लेकिन चाइना की जो दादागिरी है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में झोंक के पैसा देता है। न्यूयॉर्क टाइम, सॉरी आई वुडंट टेक नेम ऑफ एनी पब्लिकेशन, बट न्यूयॉर्क में कई ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो इस प्रोपागेंडा को फ्यूल करते हैं। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी में आप सोचिए। ठीक, वक्त खत्म हो रहा है। मैं एम्बेसडर वोरा से क्लोजिंग कमेंट लूंगी। एम्बेसडर वोरा, चीन बड़ा दुश्मन है, लार्जर एनिमी है, नाक में दम किया है पूरी दुनिया के, भारत के भी। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत नहीं कि पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका छोड़ देता है, मतलब गंभीरता से नहीं उससे डील करता, वो हमारे लिए इमीडिएट कंसर्न है और होना भी चाहिए, और हमें अमेरिका पर ये बात डालनी भी चाहिए, उन्हें ये समझा देनी चाहिए। एम्बेसडर भूमिका निभा, अमेरिका का चमचा था। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, प्लीज गो अहेड सर। कैन यू हियर मी? बिल्कुल, सुन पा रहे हैं। 10 साल के लिए अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बरखिलाफ जो जंग हो रहा था, पाकिस्तान पालतू कुत्ता था अमेरिका। उसके बाद जब टेरर के अगेंस्ट झगड़ा हुआ तालिबान के साथ, फिर भी पाकिस्तान, मैं आगे जाता हूँ। पाकिस्तान की समस्या ये है, मैम, ऑब्सेस्ड विद इन। मैं इतना कहूंगा कि आप लोग तो पढ़े लिखे, जरा चाइना का, अगर वियतनाम, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चलिए माफ कीजिएगा आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हम ये बातचीत जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, मजबूरी है। एम्बेसडर वोरा आपके पास जरूर आएंगे, आज दिन भर हमारी ये महा कवरेज चल रही है। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।